आइए अब हम अगले बिंदु पर आते हैं और वह है राजनीतिक फैसले और विकास। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि विकास के मुद्दे पर राजनीति स्वाभाविक है। हर व्यक्ति अपने विकास के लिए, हर समाज अपने विकास के लिए, हर देश अपने विकास के लिए राजनीति करता है। तो अब हमारा जो विषय है वह है राजनीतिक फैसले और विकास, हितों का टकराव। ये विभिन्न लोग, जो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं, समाज के विभिन्न वर्ग, ये जो अपनी अपनी मांगें रखते हैं अपने विकास के लिए, अपने समाज के हित के लिए, इसमें टकराव होता है, टकराव की संभावना रहती है। और टकराव का अर्थ क्या है कि विरोधाभासी मांगें शासन के सामने समाज के विभिन्न तबके के लोग रखने लगते हैं। विकास के संबंध में विभिन्न हितों का टकराव होना स्वाभाविक है। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि विकास के संबंध में अंतिम निर्णय कौन लेगा, इसको लेकर भी काफ़ी बहस हुई कि जब विभिन्न समाज के विभिन्न वर्ग अपनी अपनी मांगें रख रहे हैं और उसमें क्लैश हो रहा है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बोलिए, हितों का टकराव, तो शासन का या समाज का कौन सा वर्ग इस बात के लिए अधिकृत है कि किस मांग को सर्वोपरि रखा जाए, खासकर तब जब टकराव हो। तो विकास के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए क्या विशेषज्ञ लोग कॉम्पिटेंट हैं, सक्षम हैं, या जनप्रतिनिधि नेता लोग सक्षम हैं, और या जनता सक्षम है, कौन लेगा? तो जनता से ये संभव नहीं है हर बार ये विकास के लक्ष्य को पूछना या ये तय करना कि किस क्षेत्र में किस चीज़ को प्राथमिकता दी जाए विकास के नाम पर। तो अब सवाल उठता है केवल विशेषज्ञ या जनप्रतिनिधि, इनमें से किसको हम अंतिम निर्णय के लिए अधिकृत करें। यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराएं, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं के बीच में भी टकराव है। इनके बीच में भी अलग अलग मत हैं, अर्थात समाज के विभिन्न तबकों के बीच में तो हित का टकराव है, उसके साथ ही साथ समाज के अंदर विभिन्न विचारधाराएं जो चल रही हैं वो भी क्लैश कर रही हैं, टकरा रही हैं, एक दूसरे के विरोध में जा रही हैं। आखिर वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है, क्या सोचते हैं वामपंथी और दक्षिणपंथी, क्या सोचते हैं? यदि इस पर हम विस्तार से ना जाएं, पर इतना समझ लें कि दक्षिणपंथी वामपंथी लोग एक विकास का मॉडल सामने रखते हैं। हर तरह की विचारधारा के अपने अपने विकास के मॉडल हैं। ऐसे ही वामपंथी लोगों का है। इन कई मॉडल्स में कौन सा मॉडल अपनाया जाए, कौन सा मॉडल उचित हो, इसको लेकर इनमें विरोधाभास है। यदि मैं विकास के मॉडल की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह है कि विकास का लक्ष्य को प्राप्त करने के कई रास्ते होते हैं। और रास्ते का अर्थ क्या है? आप अलग अलग देशों को झांकें तो आप पाएंगे कि अलग अलग देश अलग अलग रास्ते अपनाते हुए विकास की ओर बढ़ रहे हैं। विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब देशों के अलग अलग तरीके हैं। तो हम कौन सा तरीका अख्तियार करें, हम कौन सा मॉडल अपनाएं, इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी द्वंद्व था, काफ़ी टक्कर थी। लोकतंत्र में खासकर जहां बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहां विभिन्न समूहों के मध्य टकराव होना स्वाभाविक है। और हितों का टकराव तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है।
विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञों से हम परामर्श ले सकते हैं। विशेषज्ञ बनाम राजनीतिक दल या राजनीतिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो हम मुद्दों पर विशेषज्ञों से सुझाव ले सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, समस्या का सर्वमान्य समाधान राष्ट्रीय हित में ले सकते हैं, लेकिन अंत में निर्णय कौन लेता है? विशेषज्ञों के सुझाव किन तक पहुंचाए जाते हैं? राजनीतिक नेतृत्व पर। किन पर? राजनीतिक नेतृत्व पर। मायने ये कि अंतिम निर्णय जो होगा वह राजनीतिक निर्णय होता है। अंतिम निर्णय जो होगा वह राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा, सरकार द्वारा लिया जाएगा, और सरकार में दलों का जो प्रभाव दिखता है वह इन प्राथमिकताओं को तय करते समय बिल्कुल स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। अब आखिर राजनीतिक निर्णय अंतिम निर्णय क्यों माना जाएगा, या राजनीतिक नेतृत्व का निर्णय अंतिम निर्णय क्यों? क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व में जो लोग हैं ये कौन हैं? जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता स्वयं हर मामले में समय सीमा के अंदर विकास संबंधी निर्णय नहीं ले सकती, तो वो जनप्रतिनिधियों को अधिकार दे देती है, अधिकृत कर देती है, और जनप्रतिनिधियों से ही तो राजनीतिक नेतृत्व बनता है। तो जनता अपने जनप्रतिनिधियों को अधिकृत कर देती है अपने बिहाफ में, विकास के मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए। इसीलिए ये राजनीतिक नेतृत्व का मामला हो जाता है, और इसीलिए अंतिम निर्णय राजनीतिक नेतृत्व को दिया जाता है। राजनीतिक नेतृत्व ही जनप्रतिनिधियों की भावनाएं समझ पाएंगे, उनकी फीलिंग समझ पाएंगे, उनकी इच्छाएं, उनकी नाराज़गी, उनकी भावनाओं से वाकिफ़ होंगे, और साथ ही साथ उचित अनुचित की भी समझ वो रखते हैं। क्योंकि राजनीतिक लोगों की जो पैठ जनता के अंदर होती है अपने अपने क्षेत्रों में, वह पैठ उनको, वह पहुंच उनको ये समझ देती है कि जनता का मूड क्या है, जनता का तेवर कैसा है, जनता की सोच क्या है। तो इसलिए राजनीतिक नेतृत्व को भारत में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। वास्तव में किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय लेने से पहले राजनीतिक नेतृत्व भी विभिन्न लोगों से विचार विमर्श करता है, चाहे विशेषज्ञों से, चाहे जनता जनार्दन से, पक्ष से, विपक्ष से, संसद के भीतर, संसद के बाहर, अपने अपने क्षेत्रों में, आदि आदि। सभी लोगों से विचार विमर्श करता है, उनके तर्क सुनता है, और जो विभिन्न विचार सामने आते हैं, विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं, वहाँ पर निर्वाचित संस्थाएं उन पर अपनी मुहर लगाती हैं जो सर्वमान्य है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक फैसले और विकास कैसे एक दूसरे से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार निर्णय लेते समय ख्याल रखा जाता है कि जो राजनीतिक निर्णय राजनीतिक नेतृत्व ले रहा है वह मात्र इस पीढ़ी के लिए ही फायदेमंद ना हो, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी लाभदायक हो, आने वाली पीढ़ी को भी उसका फ़ायदा मिल सके। जिस विकास के निर्णय को लेकर या किसी एक मुद्दे पर यदि उसने अपनी मुहर लगाई है तो उसका फ़ायदा क्षणिक ना हो, तात्कालिक ना हो, कुछ समाज के कुछ तबके तक ही ना हो, बल्कि वह एक पैन इंडिया स्तर पर उसका प्रभाव पड़े और लंबा प्रभाव पड़े। ऐसा सुनिश्चित राजनीतिक फैसलों के माध्यम से ही हो पाता है। विकास को लेकर सबसे अधिक बहस वामपंथी बनाम दक्षिणपंथियों के बीच में हुई, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। वामपंथी क्या है? वामपंथी मतलब अंग्रेजी में हम लेफ्टिस्ट कहते हैं। लेफ्ट, वाम माने बायां, लेफ्टिस्ट।
इन्हें लेफ्टिस्ट क्यों कहते हैं, इसकी दूसरी कहानी है जो आप किसी अन्य अध्याय में पढ़ेंगे। पर इतना समझ लें कि वामपंथी विचारधारा के लोग गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात ज़्यादा करते हैं। उनके लिए जो समाज है, मुख्य रूप से उनका समाज, उनके लिए समाज के मायने गरीब और मजदूर हैं। ये उनकी तरफदारी ज़्यादा करते हैं। सामाजिक समूह की यदि हम बात करें तो वे हमेशा मजदूरों की, गरीबों की, पिछड़े हुए लोगों की, इनकी बात करते हैं और इन तबकों को पहुंचाने वाली, फ़ायदा पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं। यानी ये सुनिश्चित करते हैं वामपंथी कि हम सरकार को या राजनीतिक फैसलों को तभी हम स्वागत करेंगे, उन फैसलों का जिन फैसलों से इन तबकों के लोगों का उद्धार हो रहा हो, गरीबों का, दलित वर्गों का, मजदूरों का, किसानों का, आदि आदि। जबकि दक्षिणपंथी, इनकी विचारधारा थोड़ी अलग है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये लोग गरीबों, दलितों के प्रति कम इनका ध्यान रहता है, लेकिन दक्षिणपंथी उन लोगों की ओर इंगित होता है। दक्षिणपंथी का मायने वो है जिसमें ये लोग पूंजीवाद में विश्वास करते हैं। साम्यवाद यानी वामपंथ बनाम पूंजीवाद। पूंजीवाद के मायने ये हैं कि उसमें खुली प्रतिस्पर्धा है। जो भी व्यापारी हैं वो मार्केट में बिना किसी सरकारी बैकअप के अपना माल बेचने की क्षमता यदि रखता हो तो वो पूंजीवादी विचारधारा में का माना जाएगा। दूसरे शब्दों में वो ये मानते हैं दक्षिणपंथी कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी और ओपन कंपटीशन जहाँ पर हो, उस पर दक्षिणपंथियों का विश्वास है। इसके मायने ये हैं कि गैर जरूरी हस्तक्षेप सरकार ना करे। कुल मिला के वामपंथी बनाम दक्षिणपंथी में ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि जहाँ वामपंथी लोग सतत रूप से सरकारी नियंत्रण को जरूरी मानते हैं, समाज में समानता के लिए, समानता लाने के लिए, और इस प्रकार ये मानते हैं कि सरकार का सतत दखल आवश्यक है मजदूरों के हितों को ध्यान में रखने के लिए, दलितों के हितों को ध्यान में रखने के लिए, किसानों के हितों को ध्यान में लेके जहाँ एक ओर सरकार का दखल बहुत ज़रूरी है, वहीं दूसरी ओर दक्षिणपंथियों का कहना है कि प्रतिस्पर्धा खुली होनी चाहिए, बाजार मूलक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, मतलब सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, न्यूनतम हस्तक्षेप हो। सरकार को इन मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद विकास के जिस मॉडल की बात हो रही थी, यानी विजन, जिसको हम बोलते हैं विजन, VISION, हमारा मॉडल कैसा हो, इसको लेकर जो बहस छिड़ी, उस बहस में जो मूल लक्ष्य था वो था आर्थिक कल्याण। चाहे वो समाजवाद हो, चाहे वो साम्यवाद हो या पूंजीवाद हो। बहस के दौरान ये बात स्पष्ट हो गई थी भारत के नीति निर्माताओं के बीच कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए आर्थिक कल्याण, और इस आर्थिक कल्याण के लिए ज़रूरी है कि सरकार को उत्तरदायी माना जाए। ये सरकार का दायित्व था और किसान, व्यापारी, उद्यमी, इनके भरोसे हम आर्थिक कल्याण की बात नहीं छोड़ सकते।
क्योंकि चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, उद्योगपति हों, ये लोग स्वहित को पहले देखेंगे और ऐसा करते हुए ये इस बात को नज़रअंदाज कर देंगे कि इसमें गरीबों का हित, उनके इस तरीके से कार्य करने पर गरीबों का हित नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण के मद्देनज़र, आर्थिक कल्याण के मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य के लिए हमें एक ऐसा विकास मॉडल चाहिए था जिसमें वास्तव में आर्थिक कल्याण का लक्ष्य पाया जा सके। इस आर्थिक कल्याण के लक्ष्य को पाया जाने के लिए हमारी जो प्रक्रिया होगी, विकास की प्रक्रिया हो, वो ऐसी हो जो निरंतर हो, जिसका फ़ायदा आने वाली पीढ़ियों को भी मिले, तभी इसे हम कल्याणकारी कह सकते हैं। विकास से क्या अभिप्राय है और विकास प्रक्रिया में किस विषय पर अधिक जोर दिया जाए? बहुत सारे दृष्टिकोण इसमें आए। विकास के मायने क्या हैं और कौन सा मॉडल अपनाया जाए और किस चीज़ का विकास को प्राथमिकता के आधार पर पहले किया जाए, अधिक जोर दिया जाए, इसको लेकर काफ़ी लंबी बहस चली और अंतिम रूप में जो सहमति बनी वो ये थी कि विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और खुशहाली और समाज के सभी वर्गों को आर्थिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति। अर्थात जो विचार मंथन भारत की स्वतंत्रता के कुछ वर्ष पूर्व शुरू हुआ और काफ़ी समय तक चलता रहा कि किस तरीके का देश, किस तरीके का विकास मॉडल हमारा होगा, तो उसमें जो अंतिम निर्णय हुआ वो ये था कि जिससे सहमति बनी वो ये थी कि हमारा लक्ष्य होगा आर्थिक वृद्धि। और आर्थिक वृद्धि और खुशहाली तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों को आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले। तो ऐसा हमारा विकास का मॉडल होगा। विकास के मॉडल्स की, इस शब्द की जब हम बात करते हैं, विकास के मॉडल्स और साम्यवाद या वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ, पूंजीवादी आदि आदि, तो थोड़ा हम विकास की धारणाओं को जानें।